भारत सरकार द्वारा किए गए कानून में बदलाव की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर सोमवार रात 8 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपराधिक अधिनियम के तहत 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। पुलिस विभाग द्वारा जगह जगह जनसंवाद के माध्यम से प्रमुख लोगों को बदली गई धाराओं की जानकारी दी जा रही है। नागदा के ट्रांसपोर्ट नगर की एक निजी धर्मशाला में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार उज्जैन एडिशन एसपी नितेश भार्गव नए कानून के बदलाव पर जानकारी देने हेतु नागदा आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश एडिशनल एसपी कार्यक्रम में नहीं आ पाए, जिसको लेकर विधायक डॉक्टर चौहान ने मंच के माध्यम से नाराजगी व्यक्त की और बोले कि इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी साहब को आना था, यह मेरा विषय नहीं है। विधायक ने कहा, मैं कुछ बोलूंगा तो मुझसे ज़्यादा जानकार अभिभाषक मेरे सामने यहाँ बैठ है, वे मेरी जानकारी पर हंसेंगे। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा, इन दिनों विधानसभा चल रही है, इस कारण मैं भोपाल में था। इसी कार्यक्रम में कानून बदलाव की जानकारियों का जानने के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ विशेष रूप से आया था। विधायक डॉक्टर चौहान की नाराजगी के बाद केसीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव आए और क्षमा मांगते हुए इस बदले हुए कानून के बारे में कुछ जानकारी दी। इस मौके पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के साथ साथ नागदा एसडीएम सत्यनारायण सोनी, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, तहसीलदार सोनी एवं मंडी थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने भी मंच से अपनी बात रखी और थाना प्रभारी व सीएसपी ने काफी अच्छी जानकारी मंच के माध्यम से दी। मेरे पास एसएमएस अलर्ट बजा, जो एसएमएस अलर्ट मेरे पास बजा और आपके पास भी आ जाएगा कि संबंधित घटनास्थल के थाने पे आपकी एफआईआर पहुंच चुकी है। अब थाना प्रभारी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आपको एट अ टाइम आईओ नियुक्त करना है, आपको फरियादी को भी तस्दीक करना, उसको संपर्क करना, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर सही है तो हम समय पे आप तक पहुंचेंगे। आपकी जो कार्रवाई है, आपकी जो जिस कारण आपने एफआईआर की उसका संतुष्ट पूछोगा, निराकरण कर पाएंगे। वहीं अगर आप सही ईमेल एड्रेस दिया, सही फोन नंबर दिया, कई प्रकरणों में ऐसा होगा कि माननीय न्यायालय डायरेक्ट आपका फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो एफआईआर के समय आपने साक्षी के रूप में भी आपने सही रजिस्टर कराया। आज जो पहली एफआईआर थाना नागदा में हुई, सर बिना सही फोन नंबर के सिस्टम ने एफआईआर जमा की। जब सही फोन नंबर फरियादिया तो बिना उसने नंबर रजिस्टर करवाया, उस पर एफआईआर हुई। जैसे उस पर एफआईआर पोर्टल में जमा हो गई, उसमें एसएमएस अलर्ट हो जाए कि आपकी एफआईआर नंबर क्रमांक फलाना बीएनएस की धारा फलाना जिसकी आरोपी फलाना। अगर यही अपराध अगर पॉक्सो एक्ट महिला संबंधी अपराध है, अगर मैं इसका निराकरण 45 डेज में नहीं करता हूं तो ये एसएमएस अलर्ट, ये ईमेल सीधा मेरे आईजीपी सर हो जाएगा। आईजीपी सर फिर किस स्तर से संज्ञान लेंगे वो सिर्फ पुलिस जानते हैं, आप सब जानते हैं। मेरे लिए फाउंडेशन है 60 डेज में पॉक्सो एक्ट के में निराकरण करके देना है। एक समय था जब न्याय में बड़ा विलंब होता था, अब नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का समावेश करने का कारण यही है। मैंने कोर्ट से मुझे समझ प्राप्त हुआ, मैंने आपके मोबाइल नंबर मेरे पास उपलब्ध है, उस प्रकरण की साक्ष्य सूची में मैंने वही पीडीएफ, वही चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको मेल कर दिया। अब आप नहीं कह सकते कि मुझे सूचना नहीं मिली है। मानिए वही अलर्ट अगर मेरे थाने से कोई समन्स वारंट आपको मैंने सेंड करता हूं आपको मेल पे, जो अलर्ट मेरे पास रिटर्न आएगा वही अलर्ट माननीय न्यायालय को ही जाएगा। जब की प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये तामीली मुझे नहीं हुई। आज मुझे फरियादी को, साक्षी को तमाम प्रकार के मुझे दस्तावेज देने हैं। मैं आप बाध्य नहीं हूं कि मैं सभी फोटोकॉपी उपलब्ध कराए, मैं आपको मेल कर देता हूँ। माननीय न्यायालय यह मानता है, कानून यह मानता है कि आपको तामीली हो चुकी है। सर बहुत सारी चर्चाएं हैं, समय काफी हो गया है। सर ये जन जागरूकता का हमारा एक प्रारंभिक चरण है। सर नई चीजें हैं, नई आई है, तमाम लोग जहाँ जहाँ कार्यक्रम में सिखलाई का सर दौर है। गर्व की बात यह है कि हम उस कार्यक्रम के उस परिवर्तन के गवाह हैं। जिस प्रकार 99 के बाद 2000 मिलेनियम आया था, उसके भी हम गवाह आए। कार्यक्रम की तैयारी करने को बोला, पर आज अन्य ड्यूटी में सीएसपी साहब की व्यस्तता, 2 जगह मेरी ड्यूटी होने से मेरी व्यस्तता के कारण उस स्तर का प्रोग्राम तैयार नहीं हो पाया। सर ने बोला था किसी एक्सपर्ट को बुलाना है। सर आज पूरे जिले में कार्यक्रम था और मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया कि किसी एक्सपर्ट को मैं बुलाऊं, पर वो उपलब्ध नहीं हो सका। वोट ऑफ थैंक्स के पहले सर टेक्नोलॉजी का कैसे इसमें उपयोग है जो जनता के लिए जरूरी है। बस 2
मिनट में एक बात खत्म करूंगा। आप या आपके परिजन या आपसे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, चाहे थाने में आते हैं, किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए आते हैं, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, आप अपना सही फोन नंबर लिखो। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। आपने EFIR के लिए 0 की FIR करी, आपका फोन नंबर सही नहीं है तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि जिस थाने के लिए मैंने ये FIR भेजी है, मैंने जबलपुर से मैंने 0 की FIR के लिए मैंने EFIR करी, अगर मेरा फोन नंबर सही नहीं है तो नागदा पहुंची या नहीं पहुंची ये फरियादी को पता नहीं लगेगा। जैसे FIR आती है, मेरे पास EFIR आई, मेरे पास अलर्ट बजा कि एक थाना प्रभारी के फोन नंबर पर अलर्ट आएगा कि फलानी जगह से आपके पास EFIR आई, इसका फरियादी ये है। अब तक ये स्थिति थी कि EFIR में 1 लाख तक के वाहन चोरी का रजिस्ट्रेशन हम कर सकते थे, पर इस समय इस नए कानून में ये स्थिति है कि अब हर प्रकार की FIR कर सकते हैं। अब EFIR के बाद 3 दिन में हमें तस्दीक भी करना है, फरियादी को बुलाना है। जब फरियादी आएगा, उस पर साइन करेगा, तभी उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अगर फरियादी नहीं आ पाता है, दूर का है, हम एक मैनुअल रजिस्टर तैयार करेंगे, जब भी वो आता है उसकी तस्दीक करके हम FIR रजिस्टर कर लेंगे। पर अगर आपकी FIR में रिजेक्ट करता हूँ, मैं थाना प्रभारी नागदा राजेश जी जबलपुर से उन्होंने FIR करी है, मैं आपकी FIR रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब तक ये प्रावधान नहीं था कि मैं कौन से रीजन से आपकी FIR मैंने रिजेक्ट करी। आज मुझे रीजन देना पड़ेगा कि राजेश जी की XYZ किसी की मैंने FIR रिजेक्ट की है, आपके पास SMS अलर्ट आएगा। अगर आपने आपका ईमेल एड्रेस है तो प्रॉपर आपको ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद आप उस पर संतोषजनक आप संतुष्ट नहीं है, आप पुनः कर या फिर संबंधित व्यक्ति या वरिष्ठ अधिकारी को इस बात की जानकारी दे सकते, सर मैंने फलाना तारीख को फलानी FIR की थी, परंतु थाना प्रभारी नागदा एक हमारे उज्जैन जिले के एडिशनल SP डॉक्टर विजय भार्गव जी इस कार्यक्रम में उनको उपस्थित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से और उज्जैन की आवश्यक कानून व्यवस्था को की बड़ी जिम्मेदारी अचानक के हाथ में आने की वजह से वो अभी अचानक यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। और इस कार्यक्रम को जो रूपरेखा तैयार की गई थी डॉक्टर भार्गव द्वारा ही, जो एडिशनल SP उनके द्वारा तैयार की गई थी, उन्हीं को इस बारे में विस्तार से उनको अपने यहाँ व्याख्यान देना था, यहाँ लोगों को संबोधित करना था। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मंचा से जितने भी हमारे अतिथि हैं जिन्होंने अपनी मन की बात अभी कही है, और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी हमारे बीच हमारे विधायक जी उपस्थित हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि इस विषय के बारे में आपको यकीनन जिस क्षेत्र में आप वर्षों से काम करते रहे हैं, बदलाव की बयान, बदलाव के उतार चढ़ाव आपने इस कानून व्यवस्था को लेकर देखे हैं। तो मीणा जी कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर साहब पर पूरा भरोसा है। अब जहां पर मेरा क्षेत्र होगा उसी पर भरोसा करिए, हर जगह मत करिए। अब ये पुलिस और नियम और कानून ये मेरा विषय नहीं, निश्चित रूप से विषय अध्ययन करने के बाद हो सकता है, लेकिन मैं तो आज भोपाल में अपने विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हुआ, भोपाल से केवल चलकर इस बात के लिए आया कि इस नए परिवर्तन को मुझे भी बहुत ध्यान से सुनना, और मेरा आने का कोई मकसद नहीं था। जिस तरीके से आप सब लोग बैठे हैं और इस विषय को सुनना समझना चाहते हैं, मेरी मंशा भी यही। अब ये अलग बात है कि मैं भोपाल में अपने दायित्व का निर्वहन करके आ भी गया, आपकी उपस्थिति में आप सबको अभिवादन करने, आप सबको नमन करने, आप सबको इस बात के लिए, इस विषय को साथ में सुनने के लिए। लेकिन जिनको हमें सुनना था और जिनसे हमें सुनना था, संयोग से वो यहाँ पर नहीं पड़ा। अब SDM साहब का भी अपना एक अलग क्षेत्र है। पुलिस के ये अपराध संबंधित कानून को SDM साहब भी ठीक है, सिविल के राजस्व के बहुत अच्छे ज्ञाता वो हो सकते हैं, और मान लीजिए एडिशनल साहब भी आए थे तो फिर CSP साहब को रहना चाहिए था। CSP साहब नगर नहीं होंगे, और अगर CSP साहब नहीं थे तो थाने में से भले ही कोई आरक्षक भी अगर बोलता इस विषय को अध्ययन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और मुझे लगता कि मैं भोपाल से अगर नागदा तक चलकर आया हूं तो यहाँ आना मेरा सार्थक हो गया।
हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अभी तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अनुसार चल रहे थे, हम लोग भी उसका पालन करा रहे थे। लेकिन आप सभी के साथ मेरे लिए भी गौरव की बात है कि हम भारतीयों द्वारा निर्माण किए गए इस कानून का पालन कराना आज से शुरू कर दिया। क्योंकि 3 साल या 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम सजा के प्रावधान के अपराध होते हैं, इनकी सूचना जब हमारे थाने पर आएगी तो आवश्यक नहीं है कि हम उसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर दें। कई बार समस्या ये आती है कि अनावेदक पक्ष ये बोलता है कि हमारा गलत मुकदमा कायम हो गया। उस परिस्थिति के लिए पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी है वो किसी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी उसमें डीएसपी या डीएसपी रैंक से बड़े अधिकारी होंगे, उनसे वो अनुमति प्राप्त करेंगे और उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे कि हमें इसकी प्रारंभिक जांच करना है। और प्रारंभिक जांच जो है ये जिस दिन उस अपराध की सूचना थाने पर प्राप्त हुई उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर उसको पूरी करना पड़ेगी। 14 दिन के अंदर पूरी करना पड़ेगी मतलब हो सकता है अगर आज थाना प्रभारी के पास कोई सूचना आई है और उसने कल आवेदन अपने डीएसपी या एडिशनल एसपी सर या एसपी सर को दिया तो सूचना के परमिशन की अनुमति उनको भले 3 दिन बाद मिलेगी, लेकिन वो 14 दिन पहले दिन से शुरू हो जाएंगे। मतलब 3 दिन बाद अगर उनको अनुमति मिलेगी तो 11 दिन ही बचेंगे उनको जांच करने के लिए। और 11 दिन के अंदर उनको अपनी जांच प्राथमिक जांच पूरी करना पड़ेगी। प्राथमिक जांच में उनको ये देखा जाएगा कि ये अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय यानी जिसको अपन कहते हैं मुकदमा कायम होना, एफआईआर होना या अदम चेक होना। तो इस प्रकार से थाना प्रभारी जब सिद्ध कर लेगा कि हाँ ये अपराध संज्ञेय है तो वो इसकी कायमी करेगा। कायमी करने के बाद थाना प्रभारी महोदय अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे कि हमने प्राथमिक जांच में ये पाया। अगर प्राथमिक जांच किसी कारण से 14 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो थाना प्रभारी को 100% उस जो प्राथमिक जांच की जा रही थी अपराध प्रसंगीय अपराध की सूचना मिली थी उसमें उनको मुकदमा कायम करके अनुसंधान शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें हो सकता है प्राथमिक जांच में कई बार सिद्ध हो जाता है कि अपराध घटित नहीं हुआ और जो आवेदक ने जिसने सूचना दी है उसने हो सकता है गलत सूचना भी दी हो तो उस आधार पे तो प्राथमिक जांच फाइल हो जाएगी। एक तो ये है इसमें। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से इसमें आपको अपनी सूचना पुलिस थाने पर देने का एक अधिकार मिल गया है पूरी तरह से। आप चाहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हो सकता है, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या फिर मोबाइल फोन से भी आप इस बात की सूचना देकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप हमारे इस प्रकरण पंजीबद्ध करें। सरकार की ये मंशा है कि निश्चित ही जो धाराएं हैं जो अपराधी के ऊपर धारा लगती है उन धाराओं के साथ साथ अपराधी का निश्चित ही जो उसका वास्तविक चरित्र है वो सामने आना चाहिए। और कानूनों के माध्यम से जैसा कि अभी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं गवाह पहले डरते थे, लेकिन इन जो नए कानूनों में जो निश्चित जो फेरबदल सरकार ने किया है निश्चित इससे हमारे न्याय प्रणाली को बल मिलेगा और जो व्यक्ति न्याय कहा कि उसको न्याय मिलेगा। और वास्तव में जो सरकार ने इन धाराओं में चेंज किया है उससे कहीं ना कहीं एक आम जन को न्याय मिलने में तारीख हम केवल सुनते रहते थे और सालों तक केस चला करते थे। अब नए कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव में इस शब्द को या इस वाक्य को हटाने का पूरी तरह प्रयास किया गया है। हर विभाग की एक जवाबदेही तय की गई है, एक टाइम लिमिट तय की गई है। इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर हमें जांच पूरी करके चालान पुटअप करना है। उसके बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर हमें अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ करना है। ये हमारे नए कानून का मूल उद्देश्य है। पहले एफआईआर के बाद आम आदमी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी एफआईआर का हुआ क्या, पुलिस ने कब खात्मा कर दिया, कब खारिज हो गई, ये पता ही नहीं चलता था आम आदमी को। लेकिन अब इस बात का एक शुभ संकेत है, इस बात का संतोष रहेगा कि 40 दिन के बाद उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी रहेगी कि उसने जो एफआईआर